हे बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। ट्रेजेडी में कॉमेडी है, कॉमेडी में ट्रेजेडी है, इमोशन है, सस्पेंस है, ड्रामा है, रोना और रुलाना है, रूठना और मनाना है। बहुत गड़बड़ झाला है, फिर भी ये इलेक्शन लाला। बीजेपी के विकास पुरुष कह रहे हैं, भाइयों बहनों, मेरी चाल देखकर दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है। मोदी जी जरूर एक इंडिविजुअल हैं, मोदी जी एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चाल, चरित्र और चेहरे वाली मेरी पार्टी के ही कुछ लोगों को मेरी चाल पर ऐतराज है। यही तो बात है ना। मेरे पास इस देश की हर समस्या का समाधान है मित्रों, लेकिन अपनी पार्टी के बुजुर्गों के दर्द का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। बीजेपी का वृद्ध प्रकोष्ठ नरेंद्र मोदी से बहुत आहत है। आहत मोहल्ले के चचा टाइप लोग भी कम नहीं है। रोज शाम को होने वाले बुजुर्गों की मीटिंग का एजेंडा ही बदल गया। जमाना बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया भाई। बेटा और नेता में कोई फर्क ही नहीं रह गया। हाँ, पार्टी हो या प्रॉपर्टी, अपने जीते जी बेटे के नाम कभी नहीं करनी चाहिए। क्या ठिकाना कब घर से बेघर होना पड़े। हाँ, सब ठीक ही कहते हैं, आजकल तो घर घर मोदी है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। पूरे देश में नारा चल पड़ा है, घर घर मोदी। घर घर मोदी के बीच बेघर जोशी और बेघर आडवाणी बिना ताले की चाबी लेके इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। बिना सहारे देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे। पत्थर के मोदी तुझे हमने बुढ़ापे का सहारा माना। लोग कुछ भी आज कहते होंगे, मैं जानता हूं मित्रों। आडवाणी और जोशी दोनों ने कभी मोदी को अपनी बुढ़ापे की लाठी माना था। उन्हें क्या पता था कि ये लाठी एक दिन उन्हीं पे बजेगी, वो भी एकदम साफा सब साफा सब साफा सब। नमो। 23 साल पहले मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा का कन्वीनर बनकर नरेंद्र मोदी पहली बार सुर्खियों में आए थे। लेकिन अफसोस, जिसने उंगली पकड़ाई मोदी ने उसे ही अंगूठा दिखा दिया। मोदी की खातिर जोशी को वाराणसी की अपनी कंस्टिट्यूएंसी छोड़कर इस उम्र में कानपुर कूच करना पड़ा। नमो। आडवाणी जी ने मोदी को गुजरात का सीएम बनाया था। गुजरात दंगों के बाद जब मोदी की कुर्सी जा रही थी, तब बीजेपी के पूर्व लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ढाल बनकर मोदी की रक्षा के लिए सामने आए थे। लेकिन लौह पुरुष से सारा लोहा लेकर मोदी फौलाद बन गए और बेचारे आडवाणी जी बिन ताले की चाबी। अरे मोदी जी ने साफ कह दिया, एक म्यान में 2 तलवार और एक पार्टी में 2 पीएम इन वेटिंग नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी बन गए पीएम इन वेटिंग और आडवाणी को बनना पड़ा एमपी इन सेटिंग।
आदमी किसी तरह पार्लियामेंट में पहुंचने की सेटिंग भिड़ा रहे हैं। भोपाल से ताल ठोकने की तैयारी में थे आडवाणी जी। कह रहे थे ये सामिया लड़ूंगा तो सिर्फ भोपाल से, मेरा नाम भी लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे नहीं है। लेकिन आरएसएस ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर अब बीजेपी में हर कोई ऐसे ही है। पिन सेफ्टी पिन, लड़ना है तो लड़ो, न गेट आउट, टेलीफोन का नंबर 1 2 3 यू गेट फ्री। तो आडवाणी जी भोपाल से फ्री कर दिए गए हैं और अब उन्हें गांधीनगर से ही लड़ना होगा। गांधीनगर हो या भोपाल, हर जगह है मोदी का मायाजाल। आडवाणी जी ने भी यह मान लिया है, लेकिन पार्टी का हर बागी उन्हें न जाने क्यों अपना बहादुर शाह जफर बनाने पे तुला हुआ है। बगावत का बिगुल फूंककर बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने वाले जसवंत सिंह का कहना है, मेरे नेता आडवाणी जी है और नरेंद्र मोदी की बीजेपी नकली बीजेपी। असली बीजेपी नकली भारतीय जनता पार्टी। नकली भारतीय जनता पार्टी नमो नमो का तमाशा है और इसमें अहंकार ज्यादा है। ये रास्ता खतरनाक है। ये किस किस्म का उनका रिएक्शन है, मुझे तो बिल्कुल बेढंगा लगता है। 4 बार एमपी रह चुके लालमुनि चौबे बिहार में बागी हो गए। खबर यह भी है कि गुजरात के सीनियर बीजेपी लीडर और 7 बार सांसद रह चुके हरिन पाठक भी बगावत पे उतर आए हैं। सबका झगड़ा नरेंद्र मोदी से है और झगड़ने वाला हर आदमी आडवाणी को ही अपना नेता बता रहा है। मैं भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा। बहुत नाइंसाफी है। आडवाणी जी बुढ़ापे की लाठी थामकर संसद तक जाना चाहते हैं, लेकिन एंटी मोदी कैंप उन्हें हाथ में बगावत की तलवार थमाने पर उतारो। आडवाणी जी नाराज होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं, जाओ कट्टी, 3 दिन से पहले नहीं मानूंगा। लेकिन बागी कैंप कह रहा है, रूठिए मत आडवाणी जी, रूठिए मत, टूट पड़िए मोदी कैंप पर। लेकिन आडवाणी जी पार्टी में मचे कलह से इतना टूट चुके हैं कि किसी और पर टूटने की हिम्मत उनके अंदर अब बची ही नहीं। इस विषय में हम एक ऑर्डिनेंस लाएंगे। 10 जनपद से लेकर 24 अकबर रोड तक आजकल फिल्म दीवार का सीन हर रोज दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी शशि कपूर वाले अंदाज में खड़े हैं, लेकिन सामने वाला हर नेता अमिताभ बच्चन की तरह बागी तेवर दिखा रहा है। भाई तो तुम्हें टिकट नहीं चाहिए? नहीं। भाई तुम चुनाव लड़ोगे या नहीं भैया? हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पर्चा भरूंगा, लेकिन सबसे पहले जाओ उस मनीष तिवारी से पर्चा भरवाओ जो अपनी सीट छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ पहले उस पी चिदम्बरम को मैदान में लेके आओ जो 5 साल तक मंत्री रहने के बावजूद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। जाओ पहले एंथोनी को टिकट दो। जाओ पहले पीसी चाको को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करो। जाओ पहले उस आदमी से पर्चा भरवाओ जिसने अपने घर के बाहर 10 साल पहले लिख दिया था मैं प्रधानमंत्री। उसके बाद राहुल जी आप जहां से कहोगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस में चल रही इस डायलॉगबाजी पर मनमोहन जी का क्या कहना है, आइए रुख करते हैं प्रधानमंत्री निवास का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जी काफी प्रेशर है आपके ऊपर, ये बताइए आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हाँ। बहुत ही उच्च विचार हैं। लोग ठीक ही कहते हैं कि बुरे काम आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर करते हैं, आप सिर्फ अच्छे काम करते हैं। वाह। वैसे पार्टी का प्रचार तो अच्छा काम है, प्रचार तो कर रहे हैं ना आप इस बार? हाँ, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी और यूपीए के लिए प्रचार कर रहे हैं भैया।
देरी सही कांग्रेस को समझ तो आया कि प्रधानमंत्री भी मास लीडर हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने जहां जहां प्रचार किया था, कांग्रेस का वहां 100% विन रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री जी बहुत मॉडेस्ट है। जहां जहां उन्होंने प्रचार किया था वहां वहां कांग्रेस जीती। बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने कहां कहां प्रचार किया? बताइए। पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और मिजोरम। पौंडीचेरी की 1 सीट, लक्षद्वीप की 1 सीट और मिजोरम की 1 सीट, 3 जगह जीत गई कांग्रेस। 100% विन रिकॉर्ड। बहुत खूब प्रधानमंत्री जी, बहुत खूब। आप पूरे देश में प्रचार क्यों नहीं करते? आप पूरे देश में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुमत के लिए राहुल जी काफी हैं। नेहरू गांधी परिवार को राहुल से बहु की उम्मीद है और कांग्रेस को बहुमत की। बहु तो आई नहीं अब तक, बहुमत का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी सिंबल जैसा चेहरा तेरा, बीएसपी जैसा है तेरा बदन, मेरी खटारा साइकिल कैसे उठाएगी तेरा बदन। तुम साथी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम हाथ दिखाकर बुलाती हो, फिर झाड़ू दिखाकर डराती हो। कभी लगता है तुम केजरीवाल हो, कभी लगता है माया का जाल हो। क्या कहूं तुम्हें, तुम मोदी का सत्ता प्रेम हो या फिर लालू की बुझती लालटेन। तुम मनमोहन का मौन हो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरह गौड़ हो। तुम राहुल जी का लिखा हुआ भाषण हो या फिर नीतीश का सुशासन। अगर कहीं कोई घटना घटती है तुरंत सूचना आती है। तुम कुर्सी की सहेली हो या अन्ना हजारे की तरह कोई पहेली हो। मेरा आशीर्वाद ममता जी के साथ। तुम 5 साल में होने वाला तमाशा हो या इस देश की आशा हो। तुम जो भी हो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है क्योंकि तुम इस लोकतंत्र की नाव हो। तुम इस देश का चुनाव। चुनाव है तो लोकतंत्र है, चुनाव है तो ये देश है, चुनाव है तो नेता हैं, चुनाव है तो चमचे हैं, चुनाव नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत स्पेशल है ये चुनाव। पीएम की कुर्सी के 2 नहीं 3 दावेदार। लेकिन जो 10 साल से पीएम है वो दावेदार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कुर्सी कांटों का ताज है भैया। सोनिया जी कह रही हैं सत्ता जहर है। That the power so many people seek is actually a poison. दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। सत्ता जहर है, फिर भी हर कोई पीने को तैयार है। जहर की छीना झपटी चल रही है। ये सब कुछ मौन होकर देख रहे मनमोहन जी ने मुंह खोला और बोले, देश की खातिर मैं 2 बार जहर पी चुका हूं। हाँ जी, सोनिया जी कहेंगी तो मैं 3री बार भी पी लूंगा। सोनिया जी, नो मनमोहन जी, नो, मैं आपको हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। इस उम्र में आप जहर नहीं पचा पाएंगे। राहुल पी लेगा देश के लिए जहर। सोनिया जी की बात सुनकर राहुल बाबा खुश हैं, लेकिन मोदी जी आग बबूला हो रहे हैं। मित्रों, मैं दूसरों को चाय पिलाता हूं, लेकिन जब सत्ता का जहर पीने की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेगा। अगर सत्ता का जहर पीने लायक इस देश में कोई है तो वो स्वयं नरेंद्र मोदी है। यकीन न हो तो मेरे दुश्मनों से पूछ लो। जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है ये यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहां का सारा विष पी लेंगे। नरेंद्र मोदी की अपनी इस तारीफ पर कुमार विश्वास बहुत पछता रहे। कह रहे हैं गलती से मिस्टेक हो गया। केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनकर जहर पीने को तैयार है। कह रहे हैं मेरा खांसना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है देश की जनता का जागना।
सत्ता का जहर बटने में थोड़ा वक्त है। ऐसे में थोड़ी दवा ही पी लीजिए केजरीवाल साहब। वैसे बहुत जहरीला चुनाव है ये, जिसे देखो वो या तो जहर पी रहा है या जहर पिला रहा है। सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर अपना पुराना इल्जाम मढ़ा है। नरेंद्र मोदी जहर की खेती करते हैं, ये नहीं जानकारी। नरेंद्र मोदी जहर की खेती करते हैं? हमने तो सुना था कि मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। खैर, सोनिया जी कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जब जहर की खेती करते हैं तो फिर राहुल गांधी सत्ता का जहर क्यों पीना चाहते हैं? मोदी को ही पीने दीजिए सत्ता का जहर। मोदी साहब सत्ता का जहर पीने को तो तैयार है, लेकिन कहते हैं मित्रों मैं जहर की खेती नहीं, मैं तो प्यार की खेती करता हूं। यानी जहर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में कोई पैदा नहीं करता, लेकिन सत्ता का जहर दोनों पीना चाहते हैं। दूसरों की बोई फसल काटना ही हमारे नेताओं की आदत रही। और देश के किसानों में मीडिया के कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया है कि मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। मोदी जी किसानों के मसीहा नहीं है। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव आयोग नोएडा के पार्क में खड़े हाथियों को ढकवा देते हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले से बीएसपी परेशान है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा। बीएसपी का कहना है कि ये एक तरफा किस्म का फैसला है। बाकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह क्यों नहीं ढकवाए जाते? जरा सोचिए, अगर बीएसपी की डिमांड मान ली गई तो क्या? यूपीए सरकार में कांग्रेस कोटे वाले तमाम मंत्री यूं ही जेब में हाथ डालकर खड़े रहेंगे। एआईसीसी की मीटिंग चल रही है, राहुल जी के नाक पे मक्खी बैठ गई, लेकिन राहुल जी मक्खी नहीं उड़ा पाएंगे। कांग्रेस पार्टी नियम कायदे से चलने वाली पार्टी है भैया। ये हाथ जेब से बाहर अब चुनाव के बाद ही निकलेगा। सारे झाड़ू जब्त कर लिए जाएंगे। जब तक चुनाव चलेगा किसी भी घर में झाड़ू नहीं लगेगा। बिहार में अगर बिजली जाएगी तो लालटेन की जगह मोमबत्ती जलाने। इलेक्शन कमीशन चाहे तो तमाम चुनाव चिन्ह ढकवा सकता है। ये सुनकर एम करुणानिधि बोले, यार वेलकम जी, हमारा चुनाव चिन्ह भी ढकवा लो, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आस प्रयास अपनी जगह है, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संस्था और नियम कायदे का मजाक उड़ाना नहीं है। चुनाव आयोग अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है। और अब चलते चलते हिंदी के 5 चुनावी मुहावरे वाक्यों में प्रयोग के साथ। तिनका तिनका जोड़ना। अरविंद केजरीवाल ने तिनका तिनका जोड़कर एक मजबूत झाड़ू बना लिया। हवा गुम होना। साइकिल पंक्चर होती देख अखिलेश की हवा गुम हो गई। पानी पानी होना। बिजली पानी के मुद्दे पर जनता ने घेरा तो नेताजी पानी पानी हो गए। पलकों पर बिठाना। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, बीजेपी बप्पी लहरी को पलकों पर बिठाने की गलती ना करें। आगे आप सब। हाथ का मैल होना। प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या है? कांग्रेस के लिए हाथ का मैल ही तो है। देश के सबसे दिलचस्प चुनाव की रनिंग कमेंट्री में बस आज इतना ही। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी इलेक्शन। ऊ लाला इलेक्शन ऊ लाला।